नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। हाल ही में इंडिया टुडे ने एक ग्राफिक प्रस्तुत किया था जिसमें साल 2018 से अब तक भारत के राजनीतिक नक्शे पर भगवा रंग के तुलनात्मक विस्तार को दर्शाया गया। इसे देखकर कोई ये कह सकता है कि गिलास जो है वो आधा खाली है, तो कोई ये भी कह सकता है कि गिलास पूरी तरीके से आधा भरा हुआ है। दरअसल पहली नजर में इस ग्राफिक से ये तथ्य उभरता है कि भारतीय राज्यों पर भाजपा की सत्ता इन 2 वर्षों में 71% से घटकर 40% पहुंच गई है। ये तब है जब आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की लोकप्रियता और उसका अजय वर्चस्व अपने शिखर पर पहुंच गया है। लेकिन ये वही आधा खाली या आधा भरा वाला पुराने तर्क जैसा है। आधा भरा वाला तर्क कहता है कि जरा पिछले मई से लोकसभा चुनाव के 2 नतीजे आए, उनके हिसाब से ऐसा ही नक्शा तैयार करके देखिए। इसके मुताबिक आपको किस पार्टी का वर्चस्व दिखता है, ये बड़ा सवाल है। पूरे उत्तर भारत यानी कि हिंदू पट्टी में तटवर्ती, पश्चिम और पूरब, उत्तर पूर्वी के बड़े भाग में भाजपा को कोई चुनौती नहीं दिखती। यानी अगर फिर से चुनाव करवाया जाए तो नतीजे 2019 वाले नतीजे से अलग नहीं मिलेंगे। तो फिर मोदी के आलोचक भला किस बात पर खुश हो रहे हैं? लेकिन राजनीतिक हकीकत तो टटोली जाए जाटिल कई परतों वाली है और भगवा रंग की कई छवियों में दिखता है। आइए इन परतों को एक एक करके उठाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर राज्यों में बीजेपी क्यों सिकुड़ते जा रही। दरअसल नरेंद्र मोदी अपने पास में विशाल व्यक्तित्व के हैं, लेकिन वे इंदिरा गांधी नहीं हैं। या इसी दूसरी तरीके से देखा जाए या कह सकते हैं कि भारतीय मतदाता इंदिरा युग के मुकाबले आज काफी समझदार हो गया है। वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में साफ फर्क रखता है और करता भी है। इसलिए इंदिरा गांधी की तरह मोदी भी बिल्कुल बिजली के खंभे वाला चुनाव करवा सकते हैं, यानी अपने पार्टी के टिकट पर बिजली के खंभे को भी चुनाव जितवा सकते हैं। लेकिन केवल लोकसभा चुनाव भी क्यों, जब तब तक वो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी की तरह वे ये करिश्मा विधानसभा चुनावों में नहीं कर सकते। महाराष्ट्र का मामला जरा जटिल है, जरा कठिन है, जिस तरह से हम आगे विचार कर सकते हैं। हरियाणा पर विचार करें, वही लोकसभा चुनाव के महज 5 महीने बाद भाजपा का वोट प्रतिशत 58 से घटकर 36 हो गया, यानी कि 22 अंकों की गिरावट भाजपा में राज्यों में देखी गई। अब यहाँ उस उम्मीद को की जा रही थी कि वे स्पष्ट बहुमत आसानी से हासिल कर लेगी। वे उससे बहुमत लाले पड़ गए थे और ये एक ऐसा राज्य में हुआ जो अपने सैन्य और राष्ट्रवादी परंपरा, अल्पसंख्यकों के गैर महत्वपूर्ण वोट प्रतिशत के लिए जाना जाता है, जहां अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के महज 11 सप्ताह बाद चुनाव हुए। अब आंकड़ों को जरा उल्टी करके देखा जाए तो उलट पलट करके देखा जाए तो साल 2014 में भारी जीत के बावजूद मोदी कैसे राज्य में ऐसी जादू नहीं कर पाए। हालांकि साल 2017 में उत्तर प्रदेश या कुछ छोटे राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और असम उपवाद थे। लेकिन याद रहे कि इससे पहले 2015 में दिल्ली और फिर पंजाब में उन्हें शिकस्त मिल चुकी थी। गुजरात साल 2017 की बात करें तो उन्हें हंसते खेलते जीत देना चाहिए था, मगर वहां कांटे की टक्कर ने उनके पसीने छुड़ा दिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असंतुष्ट के बावजूद और बलियारी बंधुओं के साथ शर्मसार करने वाले सौदे के बावजूद भाजपा बहुमत से वंचित रह गई और बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हाथ से निकल गए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये उभरता है कि इंदिरा युग के विपरीत भारत का सिंधिया ढांचा अब ज्यादा प्रखर दिखता है। अगर मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग विकल्प चुनने का फैसला करने लगे हैं तो ये नवीन पटनायक, चंद्रशेखर राय, वाइस जगन मोहन रेड्डी सरीखने से नेताओं का साहस पड़ता है, जो अपना किला बचाने में लगातार लगे हुए हैं। भले ही वे भाजपा के प्रति बहुत आक्रामक ना हो, ये अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सरीखे नेताओं को भी सुकून देता है, जो भाजपा के प्रतिनिधित्व है। इसका सप्ताह ममता को 3 उपचुनावों में जो जीत मिली वो मतदाता की इस मानसिकता को उजागर करता है। आपको बता दें, बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में इसमें से 2 सीटों पर जो उन्हें भारी अंतर जीत मिली, जबकि कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस प्रवृत्ति से खुश होने वाले तीसरे नेता की तरह वो है जो भाजपा के सहयोगी हैं। ऐसे नेताओं में सबसे आगे नीतीश कुमार रहे। याद रहे कि बिहार में अगले साल के चुनाव की जिस तरीके से घोषणा की, ऐसे में बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भले इस बार नीतीश सरकार जो है और नीतीश कुमार जेडीयू लगातार पीछे यानी कि बैकफुट पे रही है, लेकिन असम के फिलल कुमार महंत भी नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ फिर से विरोध कर सकते हैं और दुष्यंत चौटाला अपने से ऊपर की वेट कैटेगरी से मुक्केबाजी करने की महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं।
बता दें कि इंडिया टुडे की एक ग्राफिक फिलहाल 17 राज्यों को भाजपा की झोली में दिखा रही है, लेकिन लगातार भाजपा जो है वो राज्यों से सिकुड़ती जा रही है। मगर ये आधा सच ही हो सकता है। इसमें जो कुछ खासकर बिहार और हरियाणा में उन सहयोगियों के साथ है जिनकी विचारधारा भी बिल्कुल अलग है, निहित स्वार्थ भी अलग है। मेघालय, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य हैं जिन्हें राजनीतिक वजहों से खरीदा हुआ कहा जा सकता है, इसलिए उन्हें भाजपा के राज्य नहीं कहा जा सकता। सिक्किम, मिजोरम एनडीए के हिस्से है मगर भाजपा के नहीं है। इसका दूसरा और असुविधाजनक उन्हें उनका कहा जा सकता है कि आधा सच है कि भाजपा के कब्जे में केवल 3 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। इनमें आखिरी में जो है वो है वही मोदी शाह मानक के प्रभावी होने के बावजूद से भाजपा एक सरल फॉर्मूले पर चल रही है। हिंदी हृदय प्रदेश और पश्चिम बंगाल को 2 बड़े राज्यों को जीता है और फिर अपनी झोली में यहाँ वहां से छिटपुट कुछ डाल दिए। भारत पर बहुमत के साथ राज किया जा सकता है। केंद्र सरकार और केंद्र राज्य में समीकरण अब उसी स्वरूप में पहुंच गए हैं जिस स्वरूप में 1989 से 2014 वाले 25 वर्षीय दौरे में थे। महाराष्ट्र परेशान करने वाली आवाजें उठ रही हैं। बुलेटिन ट्रेन का विरोध, मेट्रो के खिलाफ दुखद धमकियां। आंध्र प्रदेश ने अमरावती की योजना को रद्द करके और सिंगापुर से लेकर यूए के लूल ग्रुप जैसे प्रसिद्ध विदेशियों साझेदारी को खारिज करने के बाद भाजपा के इन दावों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगे बढ़कर इन मुख्यमंत्रियों को भी उसी तरह गले लगाना होगा जिस तरीके से वे विदेश नेताओं को लगाते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो एनआरसी का है। आपको बता दें इसे औपचारिक तौर पर खारिज करने से पहले भी भले ही ममता बनर्जी ने की हो, लेकिन इस बात की संभावनाएं नजर नहीं आती कि गैर भाजपा राज्य सरकारें इस तरह की विभाजनकारी, खतरनाक और अपने लिए प्रतिकूल विचार को कबूल करेंगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पूर्वी के लिए छोटे राज्यों को अपने यहाँ तक जनमत से निपटना है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हैं। जहां तक इन लोगों के मसले का सवाल है, एनआरसी शुरू ही बेजुबान हुआ था। संभावना यही है कि इसे चुनावी कारणों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला विचार माना जाता रहा है, जैसे कि राम मंदिर मामले को 3 दशक से माना जाता रहा है। जो भी हो, इसे एनआरसी और सीएए के लेकर मेल भी तौर पर बढ़ाते रही है। आपको बता दें कि अगर आप ये सोच रही हैं कि केवल भाजपा की गिरावट की बात की जा रही है तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस की भी गिरावट राज्य से हो रही है, लेकिन भाजपा जिस तरीके से सिकुड़ती जा रही है, ऐसे में इसका भविष्य तलाशना जरूरी है। तो कृपया इंडिया टुडे के उस वक्त ग्राफिक पर दोबारा नजर डालिए जिसमें भगवा रंग का विस्तार सिकुड़ता हुआ दिख रहा है। ये एक सीमित चुनावी हकीकत है। पूरे भारत में एक भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा जिसने अनुच्छेद 370 को खारिज किए जाने या अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने तक दूर किया है, उनका स्वागत करने से परहेज किया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।